कुछ दिनों से मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स का कॉल आ रहा है जो आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उन सब का एक ही सवाल रहता है कि सर ये मेरा आरबीआई ग्रेड बी 2025 का फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है, तो उसके लिए मेरी अप्रोच क्या होनी चाहिए, मेरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। उनके सारे डाउट्स आंसर करने के बाद भी हमेशा वो लास्ट में एक चीज बोलते हैं, सर आप अगर कुछ और एक्स्ट्रा टिप देना चाहें तो, सर अगर आप कुछ और बताना चाहें तो। मतलब उनके मन में ये डाउट होता है कि मैं कुछ मिस तो नहीं कर रहा, उनके मन में ये चीज फोमो होता है कि मैं कहीं यहां पर कुछ ऐसा मिस तो नहीं कर रहा जिससे मेरा सिलेक्शन रुक जाए। तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना एक डेडिकेटेड वीडियो में लेकर आऊं, जहां पर मैं आपके साथ शेयर करूं कुछ ऐसे पॉइंटर्स जो अगर आप यहां पर फर्स्ट अटेम्प्ट अगर आप दे रहे हैं आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम का, तो आपके लिए हेल्पफुल रहे और पूरी तरीके से आपको कॉन्फिडेंस दे। गाइस ऐसा नहीं है कि जो यहां पर डिस्कशन हम करने वाले हैं वो फर्स्ट अटेम्प्ट तक ही लिमिटेड है। अगर आप कोई भी अटेम्प्ट दे रहे हैं आरबीआई ग्रेड बी का, तब भी ये सारे पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो आपके लिए इक्वली रेलेवेंट है। लेकिन यहां पे मल्टीपल स्टूडेंट्स के डाउट आने के बाद आई थॉट कि एक वीडियो ऐसी लेकर आनी चाहिए जहां पर मैं आपको बताऊं कि अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस नहीं होता है, उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं होता है, तो आपको यहां पर कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है और उनके थ्रू आप यहां पे बेस्ट तरीके से प्रिपरेशन जो है वो कर सकते हैं और एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर सकते हैं। राइट। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुपर कोचिंग रेगुलेटरी बॉडीज बाय टेक्स्ट बुक। माय नेम इज प्रकाश एंड लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन अराउंड कैन आई क्लियर आरबीआई ग्रेड बी इन फर्स्ट अटेम्प्ट। तो गाइस सबसे पहले अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर करूं तो मेरा जो आंसर रहेगा वो रहेगा बिग यस। ठीक है, बिग यस इज माय आंसर। अगर आपका डाउट है कि कैन आई क्लियर आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन इन फर्स्ट अटेम्प्ट, द आंसर इज यस, यू कैन क्लियर द आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन इन फर्स्ट अटेम्प्ट। नाउ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कैसे, ठीक है, या आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है या क्या क्या चीजें आपको यहां पर फॉलो करनी है अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में, ताकि आप ये चीज इंश्योर कर सकें कि यहां पर फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने एग्जाम क्लियर किया है। क्या पहले किसी ने किया है? फ्रेंड्स, हर साल ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम को क्लियर करते हैं और ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनका फर्स्ट गवर्नमेंट एग्जाम होता है। ठीक है, ऐसे तो होते हैं जिन्होंने मल्टीपल एग्जाम्स दिए होते हैं, फर्स्ट टाइम आरबीआई दे रहे हैं, लेकिन ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं बहुत सारे जिन्होंने कभी कोई भी एग्जाम नहीं दिया है, कभी किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन नहीं की है, उन्होंने फर्स्ट टाइम सिर्फ आरबीआई ही दिया है और आरबीआई उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया है। तो एक्चुअल में वो ऐसा करते क्या है जिसके थ्रू बेसिकली यहां पर वो फर्स्ट अटेम्प्ट में आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम क्लियर करते हैं, वही चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, ताकि आपके मन में जो एक डाउट है, जो एक फोमो है, वो कहीं ना कहीं यहां पर खत्म हो सके और आप कॉन्फिडेंट होकर यहां पे प्रिपरेशन जो है वो कर सकें और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपने एग्जाम को क्लियर कर सकें। तो यहां पर मैं आपको 6 पॉइंट्स बताने वाला हूं गाइस, जिसको आपको कंसीडर करना है अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में और बहुत ही शिद्दत के साथ आपको उसे फॉलो करना है। उनमें से एक भी पॉइंट को आप मिस करेंगे तो कहीं ना कहीं आप लैग कर जाएंगे। ठीक है, नंबर फर्स्ट इज गो थ्रू द एंटायर सिलेबस। गाइस सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है आपको किसी भी चीज को कवर करने के लिए। सिलेबस आपकी बाउंड्रीज डिसाइड करता है कि आपको कोई भी चीज कहां तक पढ़नी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे आपके आरबी ग्रेड बी एग्जामिनेशन में देयर आर मल्टीपल कंपोनेंट्स लाइक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज, देन जनरल अवेयरनेस इन द फेज 1, इन फेज 2 इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, देन डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, बहुत सारे कंपोनेंट। राइट। अगर मैं यहां पे आपसे बोलूं कि यू नीड टू कवर द इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज कंपोनेंट, गाइस अपने आप में एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है। राइट। बट द थिंग इज फॉर द आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन, डू यू नीड टू कवर ऑल द टॉपिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ऑल द टॉपिक्स ऑफ सोशल इश्यूज? द आंसर इज नो। कितने करने हैं, कैसे पता चलेगा? दैट यू विल गेट टू नो थ्रू द सिलेबस इटसेल्फ। सो सिलेबस इज वेल डिफाइंड एंड व्हेन सिलेबस इज वेल डिफाइंड, सो यू हैव टू टेक द एडवांटेज ऑफ दैट थिंग। राइट। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ये गलती करते हैं, बस उन्हें लगता है एक बुक दे दीजिए, हम वो बुक उठाकर पढ़ना चालू कर देते हैं एंड दे रेफर एनी पर्टिकुलर बुक, चाहे वो रमेश सिंह हो, चाहे वो बेसिकली एल एम प्रसाद हो, बस वो एक साइड से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। गाइस ये बुक्स जो हैं ये डेफिनेटली इकोनॉमिक्स की हैं, डेफिनेटली फाइनेंस की है, मैनेजमेंट की है, लेकिन द थिंग इज कि यहां पर वो सिर्फ आरबीआई ग्रेड बी के लिए नहीं बनाई गई है, मल्टीपल एग्जाम्स आर कैटर्ड, वहां पे बहुत सारे एग्जाम्स के लिए बनाई गई है। तो सारा का सारा कंटेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो कंटेंट कौन सा इंपॉर्टेंट है? कंटेंट वही इंपॉर्टेंट है विच इज मेंशन्ड इन द सिलेबस। गाइस बिलीव मी, दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर इफ यू आर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं तो आपके लिए बहुत ध्यान रखना है आपको कि आपको सिलेबस का प्रिंट आउट लेना है एंड यू हैव टू पेस्ट इट इन द फ्रंट ऑफ योर स्टडी टेबल। डेली यू हैव टू गो थ्रू द सिलेबस, डेली आपको डेली सिलेबस गो थ्रू करना है, ताकि धीरे धीरे करके
10-15 डेज में आपको एक एक टॉपिक जो है वो याद हो जाए सारे ही सब्जेक्ट्स के। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट? दिस इज द फर्स्ट पॉइंट गाइस विच यू हैव टू कीप इन माइंड इफ यू वांट टू क्लियर द आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन इन योर वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। और ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मल्टीपल अटेम्प्ट्स दिए होंगे पहले, लेकिन उन्होंने ये मिस्टेक की होगी कि उन्होंने सिलेबस गो थ्रू नहीं किया होगा। तो आपके लिए भी ये चीज इक्वली एप्लीकेबल है फ्रेंड्स। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज प्रीवियस ईयर पेपर। मैंने आपसे बोला कि सिलेबस आपको एक बाउंड्री बताएगा, ठीक है? सिलेबस विल टेल यू द बाउंड्रीज कि आपको इसके बाहर नहीं जाना है, बट यहां पे कितना डीप में जाना है दैट यू विल गेट टू नो थ्रू द प्रीवियस ईयर पेपर। सो प्रीवियस ईयर पेपर विल डिसाइड द डेप्थ ऑफ द टॉपिक, राइट? एंड यहां पर सिलेबस विल डिसाइड द बाउंड्रीज ऑफ द कंपोनेंट, राइट? तो यहां पर देखिए, यहां पर आपको, अगर मैं अगेन बात करूं, कोई पर्टिकुलर टॉपिक हो गया, फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन, ठीक है? इन्फ्लेशन इज अ टॉपिक। अब इन्फ्लेशन में आपको कितनी डीप में जाकर पढ़ाई करनी है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन्फ्लेशन अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है? बट क्या वो इन्फ्लेशन यूपीएससी में भी आता है, इन्फ्लेशन आपके आरबीआई ग्रेड में भी आता है, लेकिन दोनों में पूछे जाने का डिफरेंस है, ठीक है? एक बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों ही एग्जाम में इस इन्फ्लेशन टॉपिक को पूछे जाने का। तो क्या आपको इन्फ्लेशन यूपीएससी के हिसाब से प्रिपेयर करना है या आरबीआई ग्रेड बी के हिसाब से? ऑब्वियसली यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई ग्रेड बी, तो आपको आरबीआई ग्रेड बी के हिसाब से प्रिपेयर करना है। तो आरबीआई ग्रेड बी के हिसाब से कितना प्रिपेयर करना है, दैट यू विल गेट टू नो थ्रू द प्रीवियस ईयर पेपर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, व्हेनेवर यू आर कवरिंग एनी टॉपिक, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू टू गो थ्रू द प्रीवियस ईयर पेपर immediately after you complete that particular topic. One mistake again most of the students do basically कि वो सोचते हैं let me complete the entire component और let me complete the syllabus, at the end I would be going through the previous year paper. ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। What should be your approach towards the previous year paper, guys? Previous year paper should be referred after every topic. Every topic I'm saying, not every component. For example, if you are covering the topic monetary policy in the economic and social issues, immediately after completing the monetary policy you have to refer the previous year paper to see how many questions were asked, कितनी डेप्थ में पूछे गए हैं, what kind of questions are asked from this particular topic. Then after that you would be completing the fiscal policy. उसके बाद आपको immediately previous year paper रेफर करना है। इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज ये है, सपोज आपने मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ लिया, आपको लग रहा कि हाँ मैंने बहुत अच्छे तरीके से आई हैव डन द प्रिपरेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, राइट? और उसके बाद बेसिकली क्या हो रहा है, उसके बाद आपको ऐसा लग रहा है कि आपने प्रिपरेशन डिसेंट तरीके से की है, लेकिन उसके बाद फिर क्या हो रहा है, जब आप प्रीवियस ईयर पेपर देख रहे हैं, ठीक है, उसके बाद आपको ये लग रहा है कि नहीं नहीं यार, ये क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से आया है, मैंने इस लेवल पर प्रिपेयर नहीं किया है। तो इमीडिएटली आपने वो चीज ट्रैक कर ली, ठीक है? इमीडिएटली आपके लिए वो इजी हो गया उस चीज को आइडेंटिफाई करना। तो आप क्या करेंगे, वापस से उस टॉपिक को पढ़ेंगे और वापस से उसे एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से पढ़ेंगे। बट थिंक अबाउट अ सिचुएशन कि आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट करने का सोचा पहले, उसके बाद जब आपने प्रीवियस ईयर पेपर रेफर किया तो आपने ऑब्जर्व किया यार 60-70% चीजें तो मैं कर ही नहीं पा रहा हूं क्योंकि मैंने उस लेवल पर प्रिपरेशन नहीं की। देन आफ्टर दैट व्हाट यू नीड टू डू, आपको क्या करना होगा, आपको वापस से पूरा कंपोनेंट रिवाइज करना होगा उस लेवल पर, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, और वो आपके लिए बहुत ही टीडियस टास्क हो जाएगा, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाएगा, बिकॉज कंप्लीटिंग अ कंपोनेंट विल टेक अराउंड 40-50 डेज, राइट? अगर आप आराम से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो। सो दैट इज वाई प्रीवियस ईयर पेपर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट विल टेल यू द डेप्थ ऑफ द टॉपिक एंड ऑल्सो आपको ये चीज ये बताएगा कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, एग्जाम के रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है? सो दिस इज द सेकंड पॉइंट दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इफ यू आर giving the examination for first time and if you want to clear this RBI grade B examination in the first time itself. Number third is the simplicity, guys. What do I mean by simplicity? देखिए प्रोसेस को ना, पूरे प्रेपरेशन जर्नी को हम खुद ही कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। हमें लगता है यार कितना डिफिकल्ट पेपर है यार, कितना कॉम्प्लेक्स पेपर होने वाला। जी नहीं, पेपर बहुत ही सिंपल होने वाला है। वो आप हैं जो उसे कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, ठीक है? आप एग्जाम की रिक्वायरमेंट को नहीं समझ रहे हैं, आप एग्जाम के नेचर को नहीं समझ रहे हैं, और उसके बाद जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं बोल रहे हैं बाप रे कितना टफ एग्जामिनेशन था ये, इसको तो देखकर मतलब मेरे होश उड़ गया, ठीक है? होश इसलिए उड़ गया क्योंकि आपने जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट उसको तो मीट ही नहीं किया। अगर आप एग्जाम की रिक्वायरमेंट को मीट करेंगे देन आपके लिए बिल्कुल केक वॉक हो जाएगा। तो यहां पर एग्जाम को, पूरे प्रोसेस को आपको बहुत ही सिंपल रखना है। सिंपलिसिटी इज द की है, आपको बहुत ही सिंपल रखना गाइस। लिमिटेड सोर्सेस, बिल्कुल लिमिटेड सोर्सेस आपको रखने यहाँ पे। आपका जो फोकस है वो ये होना चाहिए कि आप एक सोर्स को मल्टीपल टाइम रिवाइज करें, ना कि मल्टीपल सोर्सेज को एक ही बार आप पढ़ सकें, ठीक है? तो अगर आपकी स्ट्रेटेजी यही है कि आप एक सोर्स रेफर करें और उसे मल्टीपल टाइम रिवाइज करें, देन बिलीव मी दिस इज गोइंग टू बी अगेन गेम चेंजर इन योर प्रिपरेशन जर्नी। आपके लिए बहुत ही
एक गेम चेंजर होने वाला है ये, क्योंकि होता क्या है, अगर आप सेम चीज, अगर आप मल्टीपल सोर्सेज रेफर कर रहे हैं तो हो क्या रहा कि आप पढ़ तो सेम ही चीज रहे हैं पर थोड़ा थोड़ा अलग अलग तरीके से पढ़ रहे हैं। आपको लग रहा है मैं कुछ नया पढ़ रहा हूं, जी नहीं, आप एक ही जगह पर फंसे हुए हैं, उसी चीज को आप एक इंफॉर्मेशन को मल्टीपल तरीके से ले रहे हैं और बाद में आप खुद ही कंफ्यूज हो रहे हैं, राइट। तो यहां पर करना क्या है, हर कंपोनेंट के लिए मिनिमम सोर्सेज रखने हैं, एक सोर्स या दो सोर्स मैक्स टू मैक्स। ऐसा नहीं कि आपने 7-8 सोर्सेज यहां पे रेफर कर ली, 7-8 बुक्स रेफर कर ली, 7-8 मैगजीन्स रेफर कर ली, ये मिस्टेक मत करिएगा। जितने कम सोर्सेज रहेंगे उतना ज्यादा आपकी जो प्रोबेबिलिटी है एग्जाम क्लियर करने की वो रहेगी, ठीक है। तो यहां पे प्रोसेस को बिल्कुल सिंपल बनाइए, और स्पेशली वो लोग जो यहां पर फ्रेशर हैं, जो यहां पे आरबी ग्रेड बी एग्जाम को फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, वो अगेन जब मैं उन्हें ये चीज बोलता हूं कि आपको बहुत ही सिंपल तरीके से प्रोसेस करना है, जो भी सिलेबस है उसको देखिए, टॉपिक से उसको प्रिपेयर करिए, लिमिटेड सोर्सेज रखिए। उन्हें लगता है नहीं नहीं सर ऐसा होता तो सभी क्लियर कर लेते। गाइज क्लियर सभी कर लेते, लेकिन बात सब लोग मानते नहीं ना। उन्हें लगता है कि यार एग्जाम अपने आप में बहुत बड़ा एग्जाम है, मुझे यहाँ पे बिल्कुल पीएचडी करनी है, मुझे मल्टीपल सोर्सेज रेफर करने पड़ेंगे, और इसी चक्कर में बेसिकली वो अपना ही एग्जाम यहाँ पे खराब कर लेते हैं और पूरे प्रोसेस को खुद ही कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। गाइज एग्जामिनेशन चाहे कोई भी हो, चाहे यूपीएससी का सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन हो, चाहे रेगुलेटरी बॉडीज में कोई भी एग्जामिनेशन हो, या कोई अदर एग्जामिनेशन भी होगा, इस सबका प्रोसेस सेम है। आपको जितने सिंपल तरीके से प्रोसेस को आप देखेंगे उतने ही सिंपल तरीके से आप एग्जाम भी क्लियर कर लेंगे और आपको यहां पर पता भी नहीं चलेगा, राइट। तो यहां पे सोर्सेस को आपको बहुत ही लिमिटेड रखना है। कीप द सोर्सेस वेरी लिमिटेड, रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स, डू नॉट फॉलो द फिलॉसफी की यहां पे मल्टीपल सोर्सेस शुड बी कवर्ड वन टाइम ओनली, रादर यू शुड कवर सिंगल सोर्स मल्टीपल टाइम्स। अगर आप ये चीज रखते हैं तो रिवीजन में आपको काफी इजी रहेगा, और साथ ही साथ बेसिकली आप यहां पे कॉन्फिडेंट भी रहेंगे, आपको सारी इंफॉर्मेशन आप रिटेन कर पाएंगे, क्योंकि आप एक इंफॉर्मेशन को एक ही जगह से पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप एक इंफॉर्मेशन को आपने 7-8 जगह से पढ़ लिया, अलग अलग, किसी में कोई वर्ड नहीं है, किसी में कोई वर्ड एडिशनल है, बस यही डिफरेंस रहेगा, ठीक है, बाकी इंफॉर्मेशन सेम रहेगी। तो वो करने की बजाय बेसिकली आप एक इंफॉर्मेशन को एक सोर्स से पढ़िए, उसको बार बार पढ़ेंगे तो आप रिटेंशन की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। दिस इज द थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट इज प्रैक्टिस आंसर राइटिंग। ऑलवेज आई से इन एवरी सेशन, इन एवरी यूट्यूब सेशन, इन एवरी पेड क्लास, कि गाइस आंसर लिखना स्टार्ट करिए। इसकी इंपॉर्टेंस सिर्फ इतनी से समझ लीजिए कि अराउंड यहां पे 67% वेटेज जो है वो आपका सिर्फ और सिर्फ आंसर राइटिंग का है, सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का है फेज 2 एग्जामिनेशन में। So out of 300 guys, 67% is allocated for the answer writing part, 50% in the ESI, 50% in FM and 100% in descriptive English। तो अगर आपकी कमांड ही नहीं है आंसर राइटिंग में, तो आपको क्या लग रहा है कि आपका एग्जाम क्लियर होगा? इस गलत फहमी से जितना जल्दी बाहर निकल जाए उतना अच्छा है। यहां पर अगेन जब मेरी बात होती है ऐसे स्टूडेंट से जो लोग यहां पे फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे हैं, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको जब मैं बोलता हूं आपको कुछ नहीं करना है, देखिए जब मैं बोल रहा हूं प्रोसेस को सिंपल रखिए, सिर्फ और सिर्फ एक आंसर लिखिए। उन्हें लग रहा है कि यार आंसर लिखना अपने आप में कितना बड़ा प्रोसेस है। मैं हमेशा बोलता हूं गाइस ये एक प्रोसेस है, ऑब्वियसली एक प्रोसेस है, ओवरनाइट आप नहीं सीख पाएंगे इसे। अगर आपको लगेगा मैं आज एक दिन प्रैक्टिस करके मैं एक्सपर्ट बन जाऊंगा, तो ये बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है, इससे बाहर निकल आइए। इट इज अ प्रोसेस जहां पे आपको डेफिनेटली टाइम देना पड़ेगा, और वो टाइम आपको एक ही दिन में नहीं देना या एक महीने में नहीं देना गाइस, वो टाइम चलता रहेगा। उसको एक प्रोसेस को एंजॉय करिए, रिजल्ट की तरफ मत सोचिए कि मुझे आउटकम क्या है, मैं आंसर लिख पा रहा हूं, नहीं। आप डेली सिर्फ एक आंसर शिद्दत के साथ लिखिए, हार्डली इट विल टेक 20 to 30 मिनट्स, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं लेगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कितनी जल्दी इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर ली, कितना जल्दी आपने आंसर राइटिंग कंपोनेंट पे कमांड पा लिया। एंड गाइस ऑब्जेक्टिव में तो हो सकता है कि आपसे थोड़ा सही या गलत हो जाए, लेकिन डिस्क्रिप्टिव में बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपने आंसर बहुत अच्छे से लिखा हो। लेकिन अगर आप सोचेंगे यार मैं आज आंसर लिखने बैठा हूं, मुझसे आंसर लिखा नहीं जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या लिखना है, एक काम करता हूं बाद में देख लेंगे, वो बाद कभी नहीं आता है, वो सिर्फ एग्जाम वाले दिन आता है। और जो चीज आप जिससे बच रहे थे कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा है, वही चीज आप एग्जाम में बैठकर कर रहे होंगे, आप पेपर भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, जो आंसर लिखेंगे बहुत ही गंदे आंसर होंगे, अपने आंसर की वर्ड लिमिट भी मीट नहीं कर पाएंगे, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करेंगे, स्पेलिंग एरर करेंगे, मल्टीपल चीजें जो वहां पे आप कमिट करेंगे। और इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ गाइस कि सिंपली एक आंसर की स्ट्रेटजी, जितना सिंपल अपनी प्रिपरेशन जर्नी को आप रखेंगे उतने ही आसानी से आप क्लियर करेंगे। और जो लोग सेलेक्ट होते हैं वो सिंपलिसिटी के साथ ही यहाँ पे क्लियर करते हैं, ठीक है। जिन्होंने कंबरसम बनाया था प्रोसेस, उनके लिए 2-3 साल का प्रोसेस हो जाता है, लेकिन जो सिंपल तरीके से देखते हैं गाइस वो 3-4 महीने में भी अच्छे से प्रिपरेशन करके आराम से एग्जाम को क्लियर करते हैं। सो सिंपल स्ट्रेटजी, 1 आंसर अ डे, बस इससे ज्यादा ना किसी की बात सुननी है ना आपको समझनी है। अपने घर पे बैठकर आराम से 1 आंसर अ डे आपको प्रैक्टिस करना है। एंड बिलीव मी, अगर आपने ये कर लिया, आफ्टर 30 डेज, आफ्टर 45 डेज आप मुझसे चाहे कनेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद आप खुद ही बताएंगे सर आपकी जो बात थी मैंने मानी, प्रोवाइडेड विदाउट एनी गैप, यू हैव टू कंसिस्टेंटली
और कि राइट द आंसर, ठीक है। वो आपको हमेशा ही आंसर कंसिस्टेंसी के साथ लिखना, गैप नहीं करना कि आज आप लिख रहे हैं 2 दिन बाद फिर छोड़ दिया फिर आप फर्दर लिख रहे हैं, ऐसे कोई मतलब नहीं निकलेगा। कंसिस्टेंसी के साथ डे 1 पे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, डे 1 पे आप ब्लैंक रहेंगे, आपको ये नहीं समझ में आएगा आप आंसर स्टार्ट कहां से करें, कोई बात नहीं, वो डे 1 की बात है, रहेगी डे 1 पे। डे 2 में आप एक सेंटेंस लिखेंगे, डे 3 में आप 2 सेंटेंसेस लिखेंगे, डे 3 में आप एक पैराग्राफ लिखेंगे, ऐसे ही, इसीलिए इसको प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको हम प्रोसेस बोल रहे हैं कि एक प्रोसेस है जहां पर आप धीरे धीरे करके इवॉल्व होने वाले हैं। सो दिस इज द फोर्थ पॉइंट, especially for those who are giving the RBI Grade B examination for first time and who want to clear the RBI Grade B examination for first time only. फिफ्थ इज द रिवीजन, हमेशा ही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए यहां पे आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, फेज 1 में, फेज 2 में इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, मल्टीपल चीजें पढ़नी है। तो आपको क्या लग रहा है कि आप एक बार पढ़ेंगे और आप बिल्कुल आपको चीजें रिटेन हो जाएंगी? द आंसर इज नो। अगेन हम सब इंसान हैं, हम सब ह्यूमन बीइंग हैं, हमारी सबकी अपनी लिमिटेशंस है, हमारे माइंड की लिमिटेशन है। तो गाइज उस लिमिटेशन को समझिए और यहां पर रिवीजन पर फोकस करना ही करना है। पीरियोडिक रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पीरियोडिक रिवीजन करना है। फाइव टॉपिक्स का बंच बनाइए, एक बार वो 5 टॉपिक्स कंप्लीट हो गए उनको रिवाइज करना है, फिर कुछ टाइम बाद फिर रिवाइज करना है, फिर कुछ टाइम बाद फिर रिवाइज करना है। इस तरीके से आपको यहां पर आगे बढ़ना है। रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वो तभी हो पाएगा जब आप यहां पे सोर्सेस को अपने लिमिटेड रखेंगे। अगर आपने मल्टीपल सोर्सेस रेफर किए हुए हैं तब तो रिवीजन आप भूल ही जाइए, आप पहले उन सोर्सेस को कंप्लीट कर ले, वही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो यहां पर एक चीज आपको याद रखनी है गाइस कि यहां पर आपको सोर्सेस लिमिटेड रखने हैं और उसके साथ ही जब आप सोर्सेस लिमिटेड रखेंगे तो रिवीजन स्ट्रैटेजी आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगी, बहुत ईजी हो जाएगी, राइट। तो मल्टीपल रिवीजन, पीरियोडिक रिवीजन इज इंपॉर्टेंट। ये मिस्टेक मत करिएगा कि मैं पहले सिलेबस कंप्लीट कर लेता हूं उसके बाद मैं रिवीजन करूंगा, बहुत बड़ी मिस्टेक है, ऐसा मत करिएगा, क्योंकि लास्ट पहुंचते पहुंचते तक आप स्टार्टिंग के 30-40% जो आपने कवर किया था वो आप भूल चुके होंगे, ठीक है। तो पीरियोडिक रिवीजन इज मैंडेटरी। जैसे ही आप 5 टॉपिक्स ऑफ एनी कंपोनेंट आप खत्म करते हैं, इमीडिएट रिवीजन करिए, उसके 15 डेज के बाद सेकंड रिवीजन करिए, उसके 21 डेज के बाद थर्ड रिवीजन करिए, उसके 30 डेज के बाद फोर्थ रिवीजन करिए और उसके बाद फाइनल रिवीजन करिए। तो हर चीज का 5 बार आपको रिवीजन करना है। उसके बाद गाइज आपकी सारी इंफॉर्मेशन आपके माइंड में होगी, जस्ट नीड टू एक्सप्रेस इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। लोग बोलते हैं रिवीजन करना, लेकिन कैसे करना ये बताते नहीं है। इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो है हमारे YouTube चैनल में, मेरा ही वीडियो है कि रिवीजन कैसे करें गाइस, एक बार जाके जरूर चेक करिएगा, आपको रिवीजन के बारे में कुछ बहुत ही अच्छे फैक्ट्स पता चलेंगे। सो दिस इज द फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इफ यू आर अ फ्रेशर, इफ यू वांट टू क्लियर द एग्जामिनेशन इन योर वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रादर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज गिविंग मॉक्स। मॉक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट टू रियल टाइम मॉक्स। व्हाट डू आई मीन बाय रियल टाइम मॉक्स? रियल टाइम मॉक्स मतलब आपको एग्जैक्टली एग्जामिनेशन के टाइम पर जितने बजे आपका एग्जामिनेशन होता है उतने ही बजे आपको मॉक्स देना है, उतने ही ड्यूरेशन का मॉक्स देना है, और एक नहीं, आपको 8 to 10 मॉक्स देने हैं। अगर आपने ये काम कर लिया एग्जामिनेशन से पहले, ऑब्वियसली अभी नहीं, क्योंकि अभी तो आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे होंगे। मॉक्स आपको तभी देना जब आप 80% सिलेबस अपना कंप्लीट कर चुके हो, ठीक है, तभी आपको फुल लेंथ मॉक्स की तरफ जाना है, अदरवाइज मॉक्स देने का कोई मतलब नहीं है, और वो आपको बाद में ही करना। बट इसको छोड़ना नहीं है गाइस, राइट। होता क्या है कि हमें लगता है मैंने पढ़ लिया है, अब एग्जाम में देख लेंगे, और एग्जाम में जब हमारे पास 5 ऑप्शंस आते हैं, एग्जाम में जब हमारे पास 5 ऑप्शंस आते हैं तब हमें कंफ्यूजन होता है कि यार ए है या बी है या सी है या डी है या ई है, ठीक है। और वहां पर हमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, उसके चलते हम बहुत सारी मिस्टेक्स वहां पे करके आ जाते हैं। जो चीजें हमने पढ़ी होती हैं, जिसमें हम कॉन्फिडेंट होते हैं, वो भी नर्वसनेस में हम गलत करके आ जाते हैं, क्योंकि हम वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर हमें लगता है मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। आपको याद इसीलिए नहीं आ रहा क्योंकि आपने इनफ प्रैक्टिस नहीं की है वहां पर, राइट। क्योंकि जो आपके पास ऑप्शंस रहेंगे उसमें से 2-3 ऑप्शंस आपको बहुत ही क्लोज दिखेंगे, तो आपको लगेगा यार ये भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, ठीक है। इस चीज से बचने के लिए आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। वो स्ट्रैटेजी आप कैसे बनाते हैं? थ्रू द रियल टाइम मॉक्स। वहां पे आप जाकर एक्चुअल में स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि आपको वन गो में पहले आपको ऑब्जेक्टिव किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, एक बार में आप पूरा पेपर देखेंगे, ठीक है। देन जिसमें आप सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट है उसको आप फर्स्ट वाले अपनी फर्स्ट फेज में इसको कंप्लीट करेंगे, जिसमें आप एलिमिनेट कर सकते हैं उसको सेकंड फेज में, जो आपका बेसिकली गेसिंग वाला उसको थर्ड फेज में। बट ये सब चीजें सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थ्रू द रियल टाइम मॉक्स। तो अगर आप रियल टाइम मॉक्स नहीं दे रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। एंड अगेन ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मॉक्स नहीं देते हैं, बाद में पछताते हैं गाइस। बाद में पछताने से अच्छा है कि अभी वो काम कर लीजिए, अदरवाइज ये एग्जाम फिर अगले साल होगा, 1 साल का फिर आपको यहाँ पर वेट करना पड़ेगा, ठीक है। एंड ऑल्सो गाइस यहाँ पर मॉक्स देना इज नॉट इंपॉर्टेंट,
ठीक है, मॉक्स तो देना ही देना है, लेकिन मॉक्स को देने के बाद एनालाइज जरूर करना है, अदरवाइज वो मॉक्स फिर आपने पार्शियली दिया, उसको मैं कंसीडर करूंगा आपने पार्शियली मॉक्स अटेम्प्ट किए हैं। एनालाइज करने का मतलब है कोई भी चीज जब आपने अटेम्प्ट कर लिया, आपने सपोज यहाँ पे 200 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, ठीक है, अब जितना टाइम आपने अटेम्प्ट करने में दिया है उसका लगभग डबल टाइम आपको लगना चाहिए एनालिसिस में। एक एक क्वेश्चन पर जाना है आपको, हर क्वेश्चन को आपको सोचना है कि ये सही क्यों हुआ, आपने किस माइंडसेट से यहां पर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, क्या वो माइंडसेट सही लॉजिक है, बिल्कुल ठीक है, ये आपसे नहीं आता था उसके बाद भी सही हुआ, क्यों सही हुआ, आपने किस लॉजिक के साथ अटेम्प्ट किया था, क्या वो ब्लाइंड गेस था या बेसिकली कोई ना कोई लॉजिक था आपके पास। तो हर क्वेश्चन को आपको इस तरीके से एनालाइज करना, इसमें क्या होगा, आपका टेस्ट से ज्यादा टाइम आपको लगेगा, लेकिन ये काम आपने कर लिया, 8 to 10 मॉक्स में कर लिया, तो गाइज उसके बाद आपका जो लेवल है ना, आप बाकी स्टूडेंट से इतना ऊपर रहेंगे, ठीक है, आपको जो सिलेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है बहुत ज्यादा हो चुकी होगी यहां पर, राइट। सो गाइज ये वो 6 पॉइंट्स हैं जिसको आपको माइंड में रखना है, स्पेशली इफ यू वांट टू क्लियर द आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन इन योर वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है। अगर आप बहुत ही देखिए, अल्टीमेटली ये पॉइंट्स आपको करने ही पड़ेंगे, अगर आप इनको नहीं मानेंगे, मल्टीपल अटेम्प्ट्स देना चाहेंगे आप दे सकते हैं, लेकिन लौट कर आपको यहीं पर आना होगा, कहते हैं ना बैक टू बेसिक्स, तो ये वही बेसिक्स है जो आपको माइंड में रखना है। और ये उन स्टूडेंट्स का आंसर भी है जो मल्टीपल टाइम्स बोलते हैं सर प्लीज कुछ एक हिडन टिप्स दे दीजिए, ठीक है, कुछ एक सीक्रेट टिप्स बता दीजिए, कुछ सीक्रेट टिप्स नहीं है गाइस, यही वो टिप्स हैं जिनको फॉलो करके लोग जो है यहाँ पर एग्जामिनेशन को वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने कभी कोई गवर्नमेंट एग्जाम नहीं दिया, लेकिन वो तब भी फर्स्ट अटेम्प्ट में आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम को क्लियर करते हैं, इन्हीं चीजों को फॉलो करके। हमेशा लाइफ में जितना ज्यादा बेसिक्स को फॉलो करेंगे उतना ज्यादा आप आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। आप सोचेंगे मैं डायरेक्टली एडवांस लेवल पे जाता हूं, बेसिक्स को मैं भूल जाता हूं, गाइस हमेशा ही आप वहां पर पछताएंगे, आपसे कोई ना कोई बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये सारे 6 पॉइंट्स हैं, प्लीज इसको ध्यान रखिए। और अगर यहाँ पे आप हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम के थ्रू एसोसिएट होना चाहते हैं, उसके थ्रू प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो हमने अभी रिसेंटली ही यहाँ पर बेसिकली यहाँ पे हमने बूस्टर कोर्स लॉन्च किया है, ठीक है। बूस्टर कोर्स हमारा बेसिकली आरबीआई ग्रेड बी का ही कोर्स है, इससे पहले हमने लक्ष्य बैच लॉन्च किया था। तो जिन लोगों ने लक्ष्य को नहीं ज्वाइन किया था, जो लोग लक्ष्य का पार्ट नहीं बन पाए थे, उन्हें अब लग रहा कि लक्ष्य में काफी चीजें हो चुकी है, हम उसे कवर अप नहीं कर पाएंगे, तो आपके लिए हम यहाँ पर बूस्टर कोर्स लेकर आए हैं फॉर द आरबीआई ग्रेड बी प्रिपरेशन गाइस। क्लासेस अभी रिसेंटली स्टार्ट होंगी, ठीक है। तो ये चीज आपको माइंड में ध्यान रखना है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है। और यहाँ पर ये दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी थ्रू विच यू कैन प्रिपेयर फॉर द आरबीआई ग्रेड बी प्रिपरेशन, थ्रू प्रिपेयर फॉर द आरबीआई ग्रेड बी इन अ डेडिकेटेड वे, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसके बाद आपके पास फिर फॉर्मेलिटी रह जाएगी, टाइम कम रहेगा, आप जल्दी जल्दी भागने की कोशिश करेंगे, राइट। तो यहाँ पर अभी इतना टाइम है कि आप आराम से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो बूस्टर कोर्स के साथ जुड़िए गाइस, लिंक ऑफ द बूस्टर कोर्स इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, राइट। वहां पे जाइए, प्रॉपर तरीके से गो थ्रू करिए, सी ऑल द डिलीवरेबल्स, सी द वॉच द डेमो वीडियोस, उसके बाद टेक एन इन्फॉर्म डिसीजन कि आपको इस मेंटोरशिप प्रोग्राम का पार्ट बनना है या नहीं बनना है, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करनी है, एक बार आराम से गो थ्रू करिए, कंपेयर कर लीजिए मार्केट में, देन उसके बाद अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपका ये कोर्स हेल्प करेगा तो डेफिनेटली आप आइए, क्योंकि कोर्स तो हमारे साइड से डेफिनेटली हेल्प करेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स एनरोल कर चुके हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो लक्ष्य बैच का पार्ट है वो ऑलरेडी यहाँ पे काफी अप्रिशिएट कर रहे हैं एफर्ट्स को। तो बूस्टर कोर्स में भी सेम एनर्जी के साथ हम उसी तरीके से बिल्कुल स्क्रैच से बेसिक से कवर करने वाले हैं। और अगर आप ऐसे बैकग्राउंड से जिन्होंने कभी फाइनेंस नहीं पढ़ा, कॉमर्स नहीं पढ़ा, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी गाइस, आपके लिए तो परफेक्ट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर चीजें हम बिल्कुल बेसिक से कवर करेंगे और हम इसको एडवांस लेवल तक, जो कि एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, वहां तक हम लेकर जाने वाले हैं, ठीक है। तो द लिंक ऑफ द कोर्स इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन गाइस। और प्राइस की बात करूं, ऑलरेडी बहुत डिस्काउंट दे रहे हैं। उसके बाद अगर आप यहां पे मैक्सिमम डिस्काउंट चाहते हैं, सो यू नीड टू यूज द कूपन कोड प्रकाश, ठीक है। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको प्रकाश कूपन कोड यूज करना पड़ेगा, विच इज माई नेम, एंड दैट विल ऑल्सो हेल्प यू टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट विच विल मेक द कोर्स मोर अफोर्डेबल फॉर यू। सो वी आर ट्राइंग एवरी पॉसिबल वे टू मेक द कोर्स मोर अफोर्डेबल फॉर यू, एंड दिस इज वन सच मैकेनिज्म, थ्रू द कूपन कोड यू कैन गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, राइट। सो वहां पे जाइए, लिंक पे क्लिक करिएगा, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है गो थ्रू करिए, लास्ट में पेमेंट ऑप्शन है, उसके ऊपर अप्लाई कूपन दिखेगा, वहां पे यू नीड टू अप्लाई द कूपन कोड प्रकाश, थ्रू विच यू विल गेट मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट, राइट। एंड ऑल्सो डू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप गाइस, इसको ज्वाइन करिए, इसके थ्रू आप मुझसे हमेशा टच में रहेंगे, चाहे आप पेड कोर्स का पार्ट बन रहे हैं, मेंटोरशिप प्रोग्राम का पार्ट बन रहे हैं, नहीं भी बन रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप टेलीग्राम ग्रुप का पार्ट बनिए। आपको जब भी कोई क्वेरी होगी, आप सेल्फ प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप जब भी मुझसे कोई डाउट पूछेंगे, मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहूंगा। मैं आपसे कभी भी नहीं पूछूंगा कि आप पेड स्टूडेंट हैं या पेड
स्टूडेंट नहीं है, ठीक है। बस आप जब भी क्वेरी पूछेंगे मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहूंगा आपकी क्वेरी आंसर करने के लिए, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो यहाँ पे कोर्स को सब्सक्राइब करना चाहते तो कर सकते हैं, अदरवाइज टेलीग्राम ग्रुप को तो जरूर आप यहाँ पर ज्वाइन करिए। सो दिस इज ऑल गाइस विद रिस्पेक्ट टू दिस डिस्कशन। आई होप यू एंजॉयड द डिस्कशन। आई होप जो लोग फर्स्ट अटेम्प्ट देने की तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जरूर मिलेगा यहाँ पे इस वीडियो के बाद। सो मिलते हैं किसी और अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय।